तो गुलाम फरीद है। मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और इस वक्त मैं कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के साथ वाबस्ता हूँ। ये एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन है जिस पे आज हम हेपेटाइटिस के मुतालिक कुछ बातचीत करेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं इस बीमारी के मुतालिक आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकूँ। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर यानी कि जिगर की सोजिश को कहा जाता है। उर्दू में आमतौर पे इसे पीलिया या यरकान के नाम से बुलाया जाता है। हेपेटाइटिस बुनियादी तौर पे एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंसानों में 5 मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस ये बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई शामिल है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं हेपेटाइटिस को दो बुनियादी इकसाम में तकसीम कर दूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो और मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकूँ। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरी टाइप है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि वायरस चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ही जिगर को मुतासर करता है और मरीज़ को इसकी चंद हफ्तों के अंदर ही अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब है कि वायरस बहुत स्लो जिगर को मुतासर करता है और इसकी अलामात आने में बहुत सारे महीने या कई साल लग सकते हैं और कई मरतबा तो मरीज़ को बज़ाहिर कोई अलामात नहीं आ रही होती। एक्यूट हेपेटाइटिस को आम तौर पे हम पीलिया या सिंपल यरकान कहा जाता है, जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस को काला पीलिया या काले यरकान के नाम से बुलाया जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए और ई कॉज करता है, जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस आमतौर पे हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस डी एक ऐसा वायरस है जो खुद से इन्फेक्शन नहीं कर सकता, तो उसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत होती है। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियां हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दोनों ही जिगर को मुतासर करती हैं और दोनों की वजह से ही हेपेटाइटिस होता है, लेकिन इन दोनों का मोड ऑफ स्प्रेड अलग है, इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स अलग हैं, इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं, पेचीदगियाँ अलग हैं और इन दोनों से बचने की एहतियाती तदाबीर अलग हैं। एक सेशन में इन दोनों बीमारियों को कवर करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। आज हम एक्यूट हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस ए और ई पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग किसी सेशन में मैं हेपेटाइटिस बी और सी यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस काले पीलिए पे तफसील से बात करूंगा। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करूं तो एक्यूट हेपेटाइटिस में मैं चाहूँगा कि मैं सीक्वेंस में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूं ताकि आप लोगों के लिए आप बेहतर तरीके से इस बीमारी को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोड ऑफ स्प्रेड से कि ये बीमारी फैलती कैसे। फिर हम बात करेंगे एज ग्रुप की कि ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अलामात की यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इस बीमारी को तशख़ीस कैसे किया जाता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, वो कौन से मरीज़ हैं जिनको हॉस्पिटलाइज या अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, और आखिर में मैं बात करूंगा मिथ्स रिलेटेड टू एक्यूट हेपेटाइटिस यानी ऐसी बातें जो लोग अक्सर प्रैक्टिस करते हैं कॉमनली लेकिन दर हकीकत इसका हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मैं मोड ऑफ स्प्रेड की बात करूं तो हेपेटाइटिस ए और ई जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं, ये खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। खाने पीने की चीज़ों से फैलने से मुराद ये है कि ये इस तरह की बीमारी है जो बाहर के खाने से, अनहाइजेनिक खाना खाने से फैल सकती है। इसके अलावा अनबॉइल्ड वाटर पीने से फैल सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी हमने तो बहुत ही एक म्यारी जगह से मिल्क शेक पिया था तो ये कैसे हो गया। तो आम तौर पे इवन अगर जो आइस है बर्फ़ वो भी अनबॉइल्ड वाटर की है तो उससे भी ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। इसके अलावा जब हम सैलड्स इस्तेमाल करते हैं या फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अच्छी तरह धुले हुए या साफ़ ना हो तो उनसे बीमारी फैल सकती है। और इम्पॉर्टेंटली हैंड हाइजीन, अगर आप अच्छी तरह साबुन से हाथ नहीं धो रहे हैं तब भी ये बीमारी फैल सकती है। एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कॉमन ये स्कूल गोइंग किड्स में होती है। इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, प्रीडोमिनेंटली ये वही ग्रुप है जो ज़्यादातर ईटिंग आउट करता है और जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं या जो हैंड हाइजीन मेंटेन करनी होती है अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी मिडिल एजड लोगों में या उम्र रसीदा लोगों में नहीं हो सकती।
अब मैं बात करूंगा कि इसके अलामात, ये साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले इस बीमारी के साथ मरीज को बुखार आ सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना, मतली होना, उल्टी होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ज़्यादातर राइट साइड पे या मिडल एब्डोमिनल पेन इसमें होता है। इसके अलावा जो बाकी ख़ास अलामात हैं, आँखों का कलर, आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है उसका पीला हो जाना, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाना, डार्क से मुराद बहुत तेज़ पीले रंग का हो जाना, पखाने का रंग बहुत हल्का हो जाना, और चंद मरीजों में जिस्म पे रैश या निशानात भी आ जाते हैं इस बीमारी की वजह से। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको अलामात बताए ना, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं है कि एक मरीज़ इन सारी अलामात के साथ आएगा। ये एक स्पेक्ट्रम है। कुछ मरीज़ किस तरह के कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ आते हैं, कुछ मरीज़ किस तरह के कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ आते हैं। कुछ को बज़ाहिर हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, कुछ को बड़े शदीद सिम्टम्स होते हैं, कुछ को इतने शदीद सिम्टम्स होते हैं कि जी हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स हिस्ट्री में बताए वो एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, और फिर आप अपनी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करते हैं कि ये एज पर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इट सीम्स टू बी टूवर्ड्स एक्यूट हेपेटाइटिस। अदर देन दैट कुछ बुनियादी खून की रिपोर्टें कराई जाती हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल है, सीबीसी है, लिवर के फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराया जाता है, और इसके अलावा मखसूस टेस्ट कराए जाते हैं हेपेटाइटिस ए और ई की डायग्नोसिस के लिए। अम, इस जब जब आप टेस्ट कराते हैं तो ट्रीटमेंट पे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि देन हाउ अ फिजिशियन विल डिसाइड कि किस मरीज को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है और किस मरीज को घर भेजा जा सकता है। इस बात का फैसला दो चीज़ों पे होता है। एक कि मरीज़ की अलामात कैसी हैं। अगर मरीज़ की अलामात ऐसी हैं कि डॉक्टर को महसूस हो कि मैं इसको ओरल कुछ दवाएं दे दूं और घर पे ये स्टेबल हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट टेकिंग ओरली फूड एंड लिक्विड्स, तब मरीज़ घर जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर अलामात ऐसी हैं, पेशेंट कुछ ले ही नहीं पा रहा, उल्टी मतली इतनी है कि जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करता है वॉमिट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब चीज़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस पेशेंट कि सिम्टोमेटिक इम्प्रूव ना हो, आप उसे घर ना भेजें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फॉर डॉक्टर्स है, अगर कोई डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं तो आफ्टर एल एफ टीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो पी टी आई एन आर है। जिस मरीज़ का डीअरेंज आई एन आर है उस मरीज़ को आइडियली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, सीरियल मॉनिटरिंग और एल एफ टीज एंड आई एन आर होना चाहिए। जब तक वो इम्प्रूविंग ट्रेंड ना हो यू कैन नॉट सेंड पेशेंट होम, बिकॉज ये वो ग्रुप होता है जो कि एंड में गॉड फॉरबिड एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इज प्लीज स्टॉप अननेसेसरी ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आज के इस सेशन का मैसेज होगा कि अननेसेसरी मेडिसिन प्लीज अवॉइड करिए। अननेसेसरी मेडिसिन से मुराद अननेसेसरी एंटीबायोटिक है, अननेसेसरी लिवर टॉनिक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि नो पैरासीटामोल प्लीज़। जब भी आपके मरीज़ को सस्पेक्ट हो या आपको हल्का सा भी ऐसा महसूस हो कि आंखें डिस्कलर हो रही हैं या इस तरह के अलामात हैं जो मैंने आपको बताएं, प्लीज़ पैरासीटामोल कंटेनिंग कोई भी दवा ना दें, बिकॉज एक्यूट हेपेटाइटिस में पैरासीटामोल एक्ट्स लाइक अ पॉइजन। यानी आप बीमारी को और ख़राब कर सकते हैं अगर आप पैरासीटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट देंगे, जिसमें कैलपॉल शामिल है, पैनाडोल शामिल है, न्यूब्रॉल शामिल है, विल्जेसिक फूड। आप कोई भी दवा जो दे रहे हैं बुखार के लिए या दर्द के लिए उसको काइंडली देख लें कि उसमें पैरासीटामोल वाला कंपोनेंट है या नहीं। इसके अलावा क्योंकि लिवर इन्फ्लेम्ड है तो द बेस्ट थिंग फॉर द लिवर इज इन दिस सिचुएशन इज टू गिव सम रेस्ट टू दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी। इसके अलावा अगर अलामात हैं जैसे नौजिया वॉमिटिंग है, उसके लिए सिंपल उल्टी मतली की अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। बुखार अगर बहुत तेज़ आ रहा है तो उसके लिए अदर देन पैरासीटामोल जो दवाएं अवेलेबल हैं वो दी जा सकती हैं, जैसे कि ब्रूफिन दिया जा सकता है, पॉन्स्टान दिया जा सकता है, लेकिन ये सारी दवाएं हस्ब ज़रूरत ही दें। रेगुलर कोई दवा इस कॉन्टेक्स्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई के मुतालिक जानना ज़रूरी है वो ये कि देर इज़ नो स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस ए और ई। हालांकि ये वायरल इन्फेक्शन है, जिस तरह हमें आमतौर पे सीजनल फ्लू होता है तो वो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो हम उस वायरल इन्फेक्शन के लिए भी कोई एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह हम कॉमन हेपेटाइटिस के लिए भी, जो कि हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है, आमतौर पे किसी एंटीवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज़ जो वक्त के साथ खुद ही बेहतर हो जाती है।
मरीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करें खाने के लिए, पीने के लिए। लिक्विड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड्स, होममेड जूसेस एंड फूड, एवरीथिंग इज़ अलाउड। बेड रेस्ट, ताकि ये जिस्म को थोड़ा वक्त मिले इस बीमारी से रिकवर करने के लिए। और नो ईटिंग आउट प्लीज़। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो बाहर का खाना तो स्पेसिफिकली गुड फॉर 4 वीक्स और 6 वीक्स बिल्कुल बंद रहेगा, ताकि सुपर एडेड इन्फेक्शंस और ना हो। हाँ, होम कुक फूड में सब चीज़ें अलाउ हैं, होम कुक फूड आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे बात करूँगा। तो मोर देन 95% ऑफ द केसेस इन एक्यूट हेपेटाइटिस बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए और ई आर सेल्फ रिजॉल्विंग। 95% बीमारी खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक होती चली जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिवर को इस तरह बनाया कि वो रिकवर कर जाता है इस तरह की बीमारियों से। 1 to 5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें कोई माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और लेस देन 1% ऐसे लोग होते हैं, अप टू 1%, जो कि एक्यूट लिवर फेलियर डेवलप करते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर इज एन एक्यूट एमरजेंसी जो कि हेपेटाइटिस ए और ई लेस देन 1% लोगों में करा सकता है एंड रेयरली कैन लीड टू डेथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कॉम्प्लिकेशन में बताना चाहूँगा वो है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे काफ़ी ख़तरनाक होता है मदर एज वेल एज बेबी के लिए। तो जो भी हामला ख़वातीन हैं या जो इस एज ग्रुप में हैं, काइंडली जब भी प्रेगनेंसी हो तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप ईटिंग आउट अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को हेपेटाइटिस ई हो रहा है तो इट्स जस्ट लाइक अ कॉमन हेपेटाइटिस ई जो किसी को भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन रीजंस जिनकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई हो तो इवन योर गायनोकोलॉजिस्ट इज़ वरीड अबाउट यू, योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, योर हेपेटोलॉजिस्ट इज़ वेरी मच कंसर्न। एवरीवन हु नोज कि हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में खतरनाक है तो ही विल बी वेरी मच कंसर्न एंड देयर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी विद हेपेटाइटिस ई। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मैसेज ये होगा कि प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि ईटिंग आउट या अनयूजुअल मील्स बाहर से ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा, प्रिवेंशन पे बात करूं तो जिस तरह मोड ऑफ स्प्रेड है उसी तरह की प्रिवेंशन है, यानी आपने प्रॉपर हैंड हाइजीन करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं खाने से पहले। इसके अलावा जहां से भी खाना खा रहे हैं मेक श्योर कि वो हाइजीनिक खाना हो, पानी उबाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिवेंशन में स्प्रेड अवेयरनेस। जैसे अभी मेरी आपसे बात हो रही है तो अगर इस इन इन सारी बातों में आपको कोई ऐसी बात लगी है जो कि आपको पहले नहीं पता थी, तो आप इस मैसेज को आगे लोगों को बताएं, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी इस बीमारी को हम उतना लिमिट कर सकते हैं। वैक्सीन पे बात करूं तो हेपेटाइटिस ए और ई की ग्लोबली वैक्सीन अवेलेबल है। कुछ कंट्रीज़ में हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन लगती है। अभी पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ए की तो वैक्सीन एज सच अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन जो कि चाइना में 2012 में अप्रूव हुई थी वो अब कुछ सेंटर्स में लगना शुरू हुई है। सो बट इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, तो अभी ट्रेंड टूवर्ड्स वैक्सीनेशन रिलेटेड टू हेपेटाइटिस ए एंड ई हम अपनी पॉपुलेशन में नहीं देख पा रहे हैं। आखिर में मैं बात करूंगा कि मिथ्स रिलेटेड टू एक्यूट हेपेटाइटिस, वो कौन सी बातें हैं जो बड़ी कॉमनली लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसका दर हकीकत एक्यूट हेपेटाइटिस से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात कि जी आपने नॉन स्पाइसी खाना खाना है, सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है। जो पेशेंट है उसकी एपिटाइट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर आप उसको सिर्फ उबला हुआ खाना, लो फैट, जी बिल्कुल लिमिटेड खाना के सिवाय ये उबले हुए कद्दू के आप कुछ नहीं खा सकते, this will be very difficult for him to get recovered। तो ideally home cooked everything is allowed। अच्छा खाना खिलाएं, क्योंकि जितना अच्छा खाना खाएगा उतना न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होगा, उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उतना जल्दी डिजीज से रिकवर करेगा। तो होम कुक्ड खाने पे, घर के बने हुए ताज़ा जूस पे, घर के साफ सुथरे उबले हुए पानी पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे जैसे भूख बेहतर होती जा रही है वैसे वैसे खाना बेहतर किया जा सकता है, बट इंपॉर्टेंटली होम कुक, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। देयर इज अनदर मिथ कि कंटेजियस डिजीज है। अब आंखें पीली हों तो लोग घबरा रहे होते हैं कि जी अगर हम टच करेंगे, हम रूम शेयर करेंगे, साथ बैठ के खाना खाएंगे तो ये बीमारी फैलती है। तो ये इस तरह बीमारी नहीं फैलती। मोड ऑफ स्प्रेड में थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह फैलती है। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन मिथ है कि जी नीम के पत्तों का पानी पी लें या ये जिगर की गर्मी है, तो ये ना जिगर की गर्मी है और ना नीम के पत्तों से इस बीमारी का कोई ताल्लुक है।
तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोर देन 95% ऑफ द टाइम अगर आप इसको सही से मैनेज करें, आप इसको लिवर को रेस्ट दें, अननेसेसरी अद्वियात से परहेज़ करें, तो ये रिकवर हो जाती है। और आप अपने मालिज से जब इस बारे में बात करेंगे तो वो जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी मेडिसिन है वो कट डाउन कर सकता है आपके लिए। और बॉटम लाइन एक मैसेज मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ रिगार्डिंग पैरासीटामोल, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज मेडिसिन है, तो काइंडली उसको ज़रूर नज़र में रखिए और उसे अवॉइड कीजिए। एक और मिथ ये है कि जी एक्यूट हेपेटाइटिस में दम करा लिया जाए कि जी दम से ठीक हो जाएगा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला के जो पाक कलाम है वो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह का दम कि जी आप ये धागा बांध लें, आप ये लॉकेट पहन लें, तो 2 हफ्ते में आपकी जो आंखें पीली हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाएंगी। तो 2 से 3 हफ्ते में तो ये बीमारी खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो कुछ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दही इलाके के लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं ये वाला तावीज़ पहना था तो 2 हफ्ते में ये बीमारी ठीक हो गई, तो जी ये बड़ा इसने असर किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मोर देन 95% ऑफ द टाइम सेल्फ रिजॉल्विंग है। तो जितना टाइम वो आपको देते हैं कि जी 2 to 3 वीक्स, उतने देर में तो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो जी कमर्शियली अवेलेबल लिवर टॉनिक्स, मल्टीविटामिन्स, जड़ी बूटियाँ, हर्बल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी कि जी ये लिवर को ताकत देंगे। आपने लिवर को रेस्ट देना है, आपने उसको अननेसेसरी दवाओं का चैलेंज नहीं देना कि जी पहले ही लिवर कॉम्प्रोमाइज़ है, आप उस पर नई नई दवाएं दे के उसको चैलेंज दे रहे हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस करवा रहे हैं कि जी अच्छा ये लेना। तो ऐसा कुछ ना करें, अच्छा खाना खाएं, unnecessary मेडिसिन अवॉइड करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। अनदर मिथ इज के सन एक्सपोजर से जॉन्डिस बेहतर होता है। तो आफ्टर डिलीवरी जो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से प्री मेच्योर होते हैं, उनको जो जॉन्डिस डेवलप होता है उसमें इनडायरेक्ट सनलाइट का कुछ रोल मौजूद है। अदरवाइज जो जिस जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल एजड लोगों में या यंग लोगों में या स्कूल गोइंग लोगों में होता है, इनमें सनलाइट एक्सपोजर का कोई ताल्लुक नहीं है। और इवन इफ यू विल एक्सपोज दीज पेशेंट्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, कि आप डिहाइड्रेशन इंड्यूस करा रहे हैं। आखिर में कहूँगा, डू नॉट कंफ्यूज दिस एक्यूट हेपेटाइटिस विद कालापीलिया, दैट इज हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि स्लो ग्रोइंग गोइंग प्रोसेस है और उसमें मरीज को बज़ाहिर अलामात नहीं आ रही होती। ठीक है जनाब, सो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू आउट, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसमें सीखने को मिला होगा। तो इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस, so आई एम ओपन फॉर दैट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।